बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक ख़तून एजुकेशन डिपार्टमेंट में 18वें ग्रेड की ऑफिसर थी, जबकि इसका शौहर हेल्थ डिपार्टमेंट में एक मामूली सा क्लर्क था। इसकी शादी तो हो गई, लेकिन ख़तून शादी के बाद अपने शौहर पर अपनी नौकरी का रौब जमाती और इसको मामूली क्लर्क होने का ताना देती। खतून ने अपने जीपी फंड से एक नई कार खरीदी, लेकिन अपने शौहर को हाथ भी ना लगाने देती। एक दिन इसके शौहर की बाइक ख़राब हुई तो बगैर अपनी बीवी से पूछे गाड़ी में बैठकर ऑफिस चला गया। गोया शौहर ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर बैठा था। वो जैसे ही काम से वापस आया तो बीवी गुस्से में लाल पीली थी और फ़ौरन तलाक का मुतालबा किया। बेचारे शौहर ने इसे बहुत समझाया, लेकिन वो ज़िद में थी कि अभी मुझे तलाक चाहिए। शौहर ने तलाक दी तो बीवी तो खुश हुई, लेकिन बेचारा शौहर खुद सदमे में चला गया। जब सदमे से बाहर आया तो इसे अपनी जॉब से नफ़रत होने लगी। इसने क्लर्क वाली जॉब छोड़ दी, फिर अपने 5 मरले के प्लाट को फ़रोख्त करके ज़िबाशुदा जानवरों के चमड़े। मैं एक जॉब होल्डर लड़की हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 18वें ग्रेड की मुलाजम हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और बदकिस्मती से 2 बच्चों की माँ और खुला याफ्ता। औरत हमेशा जज्बाती होती है, जज्बात में आकर फैसले करती है जो कि नहीं करने चाहिए। अपने जज्बात को काबू में रखना चाहिए। 37 साल मेरी उम्र है। 28 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। मेरी शादी अपनी फैमिली में हुई थी। मेरे हस्बैंड भी एक गवर्नमेंट जॉब होल्डर थे, हेल्थ डिपार्टमेंट में वो जॉब करते थे एक क्लर्क के तौर पर। मेरी पहली औलाद बेटा था जो कि बहुत खूबसूरत था। बेटी की पैदाइश तक हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। अच्छा वक्त गुजर रहा था। अब मैं वैसे झूठ क्यों बोलूं, जॉइंट फैमिली में मुझे कोई ख़ास मसला नहीं था या कभी नहीं हुआ। लोग अच्छे थे, मगर मुझे जॉइंट फैमिली में रहने का दिल नहीं करता था। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि हमें अपना घर अलग करना चाहिए और हम दोनों की सैलरी तो इतनी है ही कि हम 1 साल के अंदर अंदर अपना घर बना लेंगे। और गाड़ी बेचनी पड़ी तो वो भी बेच कर घर बनाएंगे, फिर गाड़ी ले लेंगे। वो इस बात पर तैयार हो गया। मेरे पास जो पैसे थे मैंने प्लाट ले लिया। ऐसे ही हमने 1 साल के अंदर अंदर दोनों ने मिलकर अपना घर बनाया। मेरी सैलरी मेरे हस्बैंड से ज़्यादा थी। घर बन गया, हम अलग हो गए। अलग होने के बाद घर में छोटे मोटे मसले तो होते ही रहते हैं, हर घर में होते हैं। अगर सच बोलूं तो मुझे अपनी नौकरी पर बहुत गुरूर था और मैं अपनी नौकरी को ही अपना सब कुछ समझ बैठी थी, जो कि मेरी लाइफ की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी जो आज मुझे समझ आ रही थी। लेकिन कल मुझे इस बात की समझ ना थी। अयाज जब ऑफिस से वापस आता तो घर के बजाय माँ बाप के पास चला जाता, वहाँ इनके साथ वक़्त गुजारता। इसके बाप का इलाज चल रहा था, दवाइयाँ वगैरह वो अपने हाथों से देता। शाम के वक़्त भी वो अपने माँ बाप के पास चला जाता। ये चीज़ मुझे अजीब लगती। दिल ही दिल में मुझे गुस्सा भी आता। एक दफ़ा तो मैंने अपने शौहर से कह भी दिया कि हमारे अलग होने का क्या फ़ायदा, आपके अपने बच्चे हैं। जब आप घर की बजाय वहाँ जाते हैं तो बच्चे अकेले हो जाते हैं। अयाज ने मुझे कहा कि तुम ये बात तो जानती हो कि अब्बू का इलाज चल रहा है। इनको दुआ मैं अपने हाथों से देता था और देता हूँ। घर में किसी और भाई को ये नहीं मालूम कि अब्बू को कौन सी दवाई कब देनी है, मगर मैंने अयाज को साफ साफ कह दिया कि अब ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तुम्हें अपने घर को टाइम देना पड़ेगा। जितना आपका वो बाप है, आपके भाइयों का भी उतना ही बाप है। अयाज ने मेरी ज़िद पर अपने भाइयों को सब समझाया कि अब्बू जान को किस वक़्त कौन सी दवाई देनी है और इनका ख्याल कैसे रखना है। फिर वो मेरी खातर वहाँ कम जाने लगा। अब हफ्ते में 1 या 2 मरतबा जाता। फिर मेरी बेटी की पैदाइश हुई। और यहाँ एक बात याद रखना ज़रूरी है, औरत की असल दुश्मन औरत ही होती है। मर्द इतना नुकसान नहीं पहुँचाता जितनी एक औरत को पहुँचाती है। घर जो हमने बनाया था इसमें पैसे मेरे ज़्यादा थे और वही गरूर और तकब्बुर। घर में कोई बात होती तो मैं बात बात पर यही ताना देती थी कि घर में मेरे पैसे ज़्यादा लगे हैं, तुम्हारा क्या लगा है।
बस मुझे देखते ही देखते मेरी कज़न का, जिसका आना जाना मेरे घर में था, इसने मुझे वर्गलाना शुरू किया कि तुम अपने शौहर से ज़्यादा सैलरी लेती हो, वो कम लेता है। ऐसे ही कहानियाँ सुनाने लगी। मेरे दिल में इनके लिए नफ़रत पैदा हो रही थी। इस कदर जहर घोला कि मुझे अपने बच्चों का ख्याल तक ना आया। वो बच्चे मुझे अपनी जान से भी ज़्यादा अजीज़ थे, लेकिन इनके वालिद से मैं नफ़रत कर बैठी थी। लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। हमने गाड़ी ले ली। इसमें भी मेरे पैसे ज़्यादा थे। मेरी बदकिस्मती कि मैंने अपने खामन को एक दिन कह दिया कि आप मुझे गाड़ी के पैसे वापस करें या फिर आज के बाद आप गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मेरी ये बात सुनकर इसे गुस्सा नहीं आया। वो मुस्कुराकर मेरी तरफ देखने लगा। दरअसल मुझे पहचानने में देर हो गई। वो मुझसे बेपनाह मोहब्बत करते थे, इसलिए मेरी कड़वी बातें इन पर असरअंदाज ना होती और वो मुझसे बददिल ना होते। ये बात मुझे इस वक्त पता चली जब एक दिन मैं घर की सफाई में मसरूफ़ थी। मैंने इनका दराज खोला तो मेरी नज़र इनकी डायरी पर पड़ी। मैंने इसकी डायरी खोली तो उसमें लिखा था कि मेरी बीवी मुझसे बदज़न है। मैं नहीं जानता कि इसकी वजह क्या है। शायद इसे अपनी जॉब का घमंड है और मेरे क्लर्क होने पर थोड़ी सी शर्मिंदगी है, मगर फिर भी मैं इससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैंने आज तक खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार इनसे नहीं किया, लेकिन अब तो मैं 2 बच्चों का बाप बन चुका हूँ। इन हालात में मैं अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो मेरी आंखों में गौर से देखे तो आज भी मेरी आंखों में इसे अपने लिए मोहब्बत नज़र आएगी, मगर वो है कि मेरे चेहरे की तरफ नहीं देखती। वो मेरी आंखों में ख्वाब देखेगी। इस तरह की कई बातें लिखी थीं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं पढ़ सकती थी क्योंकि मेरे दिल में तो वो था ही नहीं। मैं तो अपनी कज़न के कहने पर इससे लैदगी का मंसूबा बना चुकी थी। एक दफ़ा मैं अपने दोस्त के घर गई हुई थी तो शायद अयाज का बाइक ख़राब था। वो मेरी गाड़ी लेकर अपने ऑफिस चला गया। जब घर आई तो गाड़ी को ना देखकर मेरा पारा हाई हो गया। मैं इंतज़ार में थी कि वो कब घर आएगा और इससे झगड़ा करूंगी। वो जैसे ही घर आया मैं इससे झगड़ने लगी। बेचारा थका हारा घर वापस आया। अभी वो गाड़ी के अंदर ही बैठा था कि मैंने गाड़ी से उतरने का इशारा किया। वो मेरा ऐसा रवैया देखकर हैरान हुआ। वो गाड़ी से बाहर आया तो मैंने कहा कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई बगैर मेरी इजाज़त के मेरी गाड़ी में जाने की। मैंने मना किया था कि मेरी गाड़ी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, बल्कि आप तो मेरी गाड़ी को हाथ तक नहीं लगा सकते। ये बात मेरे लिए तो मामूली थी, मगर इनके लिए मामूली नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर जहर इतने घोल दिए गए थे। उन्होंने गाड़ी बेच दी और मेरे पैसे मुझे दिए। मेरा जो खामन, इसका जो भाई था, वो कनाडा में था। वो घर आया तो 3 माह इधर ही रहा। वापसी पर जाते हुए उन्होंने अपने भाई को एक गाड़ी गिफ्ट कर दी। वो काफ़ी महंगी गाड़ी थी। उससे बर्दाश्त ना हुआ। मैंने एक दिन मुतालबा कर दिया कि घर में जो मेरे पैसे ज़्यादा लगे हैं वो भी मुझे वापस कर दो। और यहाँ पर एक अटल हकीकत ये थी कि मैं ये सब कुछ इसलिए कर रही थी कि मैं अपनी उस कज़न की बातों में आकर खुला लेने का फ़ैसला कर चुकी थी। अल्लाह इसको भी हदायत दे, मगर जो ऐसे किसी का घर बर्बाद करता है, खुदा इससे भी खुश नहीं रखता। खुश जो वो भी नहीं है। जब इसने मेरा घर उजाड़ने का मंसूबा बना लिया था तो ये कैसे मुमकिन था कि वो अपना घर बसा पाती। इसके कज़न के साथ शादी हुई थी। शादी के कुछ अर्सा के बाद पता चला कि इसका शौहर मंशियात का कारोबार करता है और इसी धंधे की वजह से वो पकड़ा गया। अब इसके घर का सर्कट भी इसी धंधे की वजह से ही चल रहा था। जब मंशियात का पैसा घर आना बंद हुआ तब इसके घर में फाके पड़ गए। खैर, मैं इन हालात के बारे में ज़्यादा डिटेल से नहीं बताना चाहती। गाड़ी तो एक बहाना थी। मैं तो मुकम्मल तौर पर इससे अलहदा होने का मंसूबा दिल ही दिल में बना चुकी थी। उन्होंने वो गाड़ी बेची और मुझे मेरे पैसे वापस कर दिए। बाकी जो पैसे बचे थे इनसे इसने एक 5 मरले का प्लॉट ले लिया। मैं गुरूर और तकब्बुर में डूबी हुई औरत नफ्सियाती मरीज़ बन चुकी थी। जब वो पैसे मुझे मिल गए तो मैंने तलाक का मुतालबा किया। इसने और घर वालों ने
मुझे बहुत समझाया, मगर मेरी अकल पर पर्दा पड़ चुका था जहालत का। मैं कुछ समझ ना पाई, क्योंकि मेरी जो कज़न, अब यहाँ अगर मैं मज़ीद सच लिखूँ तो मुझसे होने वाली गलतियाँ मुझे एक औरत ज़ात की तौहीन लगती हैं। बहरहाल मैं अपनी कज़न की बातों में आकर, इसका जो देवर था, इसकी पहली बीवी फौत हो गई थी, इसकी एक बेटी भी थी और वो आर्मी में मेजर था। मैंने ज़्यादा के लालच में और बड़े ओहदों की लालच में इसकी बातों में आ गई और इससे तलाक ले ली। और मेरी ज़िंदगी की दूसरी सबसे बड़ी गलती तलाक की। एक शर्त अयाज ने रखी थी कि बच्चे मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये मेरे पास ही रहेंगे। मैंने इस शर्त को कबूल कर लिया और तलाक ले ली। मेरे इस फैसले के लिए मेरा शौहर ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। वो मुझे किसी तौर पर भी खोना नहीं चाहता था, लेकिन मैं खुद ही अपने शौहर से दूर होना चाहती थी और मैं ये फ़ैसला वापस नहीं ले सकती थी। तलाक के बाद मैं तो खुश थी, लेकिन अय्याज़ मुकम्मल तौर पर टूट चुका था। मुझे बताया गया था कि वो अस्पताल में है, ज़िंदगी और मौत की आखिरी सांसें ले रहा है। इसकी तबीयत बहुत ख़राब है। वो सदमे में था, लेकिन मुझे क्या, मैं तो इससे अलग हो चुकी थी और मेरा इससे कोई वास्ता तक नहीं था। बस बच्चों की थोड़ी फ़िक्र थी, क्योंकि माँ और बाप दोनों बच्चों से दूर हो चुके थे। बाप अस्पताल में ज़िंदगी और मौत की कशमकश में था। माँ छोड़कर अलग दुनिया बसा चुकी थी। बच्चे दादा दादी के पास रहने लगे। वक़्त एक बहुत बड़ा मरहम है जो गुजरने के साथ साथ इंसान को वापस ज़िंदगी की तरफ लाता है। अय्याज अस्पताल से घर वापस आया, अपने बच्चों को अपने पास ले आया। अब इसने क्लर्क वाली वो जॉब छोड़ दी। अब मुकम्मल तौर पर इस जॉब से नफ़रत करने लगा, जिसकी वजह से इसकी बीवी इसे छोड़कर चली गई। अब वो सोचने लगा कि ऐसा क्या काम किया जाए, क्योंकि वो घर में यूं नहीं बैठ सकता था। इसके भाई ने इसे ऑफ़र की कि मेरे साथ कनाडा जाओ, आ जाओ और बच्चों को भी साथ ले आओ, मगर इसने ये कहकर भाई के साथ कनाडा जाने से इनकार कर दिया कि कार को मेरी औलाद जवान हो जाएगी, बेटों का तो कोई मसला ही नहीं, लेकिन बेटी की परवरिश मैं इस माहौल में नहीं कर सकता। कुछ ना समझ आया तो 5 मरले का प्लॉट फ़रोख्त किया और फिर चमड़े का कारोबार करने लगा। कुछ ही महीनों में इसका ये कारोबार चमक उठा। इसने 3 दुकानें खड़ी कर लीं। इद्दत पूरी होने के बाद मेरी कज़न ने अपने देवर के साथ मेरी शादी करवा दी। 4 माह तक मैं वहाँ रही, नौकरी भी करती, पैसे वो सारे ले लेते थे। घर इनका बहुत बड़ा था और कोई सुकून नहीं था। हर वक्त टॉर्चर करते। अपने बच्चों को छोड़कर इसकी बच्ची को संभालने लगी। सुबह स्कूल जाती तो बच्ची को भी साथ ले जाती। इनके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ड्राइवर, सब कुछ था, मगर मैं तो रक्शे पर आती जाती थी। इससे बड़ी और क्या सज़ा मुझे मिलती कि मेरे बच्चे तो मुझसे जुदा हो गए और इसकी बच्ची को मैं संभाल रही थी, और बच्ची भी ऐसी जो मुझसे बिल्कुल मायूस होना ही नहीं चाहती थी। बात बात पर मुझे गालियाँ देती और अपने बाप के सामने मेरी शिकायत करती। बच्ची की शिकायत पर मेजर साहब मुझे मारना शुरू कर देते। उस वक़्त मारते रहते जब तक वो थक न जाते। मेरी वो कज़न, जिसकी बात मानकर मैंने इससे शादी की, इसका रवैया मुझसे ऐसे हो गया जैसे कि इसकी दुश्मन हूँ। वक़्त गुज़रता गया। मैं जिस नौकरी को अपना सहारा समझती थी, 11 माह वहाँ रही। अपनी सैलरी से मुझे सिर्फ 10,000 मिलता था कि ये तुम्हारा जेब खर्चा है। 10 माह के बाद मुझे पता चला कि इसने इस्लामाबाद में शादी कर रखी है, मगर मैंने निभाने की बहुत कोशिश की और अपने आप से वादा किया कि कुछ भी हो जाए मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। अब यहाँ मेरा जनाजा ही जाएगा। मेरा शौहर मुझे बार बार टॉर्चर करता ताकि मैं किसी तरह तलाक का मुतालबा करूँ। बाप तो बाप ही होता है। एक दिन अब्बू ने मुझसे कहा कि कोई बात नहीं बेटा, वहाँ ऐसी अजियत भरी ज़िंदगी ना गुजारो। वहाँ से तलाक हो गई, वापस आ गई अब्बू अम्मी के पास। 2 माह पहले अब्बू की वफ़ात हुई। बाप के जाने के बाद भाई मेरा सहारा थे, लेकिन जब इनकी शादियाँ हुई तो वो अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गए। अब मेरी हालत ये है कि सैलरी तो है, जॉब जिस पर मुझे बड़ा गुरूर था, लेकिन मेरा कोई सहारा नहीं। आज मैंने ये तहरीर
लिखी बहुत दुखी थी। आज अम्मी के इसरार पर मुझे मेरे बच्चों से मिलवाया गया। इनको मैंने खिलौने लेकर दिए, लेकिन इनके बाप ने कुछ देर के बाद वो खिलौने मेरे हाथ वापस लौटा दिए और मेरे बच्चे अपनी दूसरी माँ के साथ बहुत खुश हैं। अब मेरी एक ही ज़िंदगी की ख्वाहिश है और कोशिश भी है कि मुझे ये बच्चे वापस मिल जाएं, ताकि मैं पागल होने से बच जाऊं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, वो मुझे बच्चे नहीं देगा। आप लोगों से गुजारिश है कि दुआ करें कि जो गलतियां मैंने की वो आप अपनी ज़िंदगी में कभी ना करें। मेरी आप तमाम बहनों से भी गुजारिश है जो कि जॉब होल्डर हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट में, सैलरी खामन से ज़्यादा है। ये काम कभी जॉब पर भरोसा ना करें, गुरूर और तकब्बुर बिल्कुल ना करें। पैसा इंसान का सहारा बिल्कुल नहीं बनता। आप पैसों से और नौकरियों से खुशी बिल्कुल नहीं खरीद सकते। मेरी छोटी बहन डॉक्टर है और गवर्नमेंट जॉब होल्डर है। इसके हस्बैंड एक प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं। इन दोनों का जब मैं प्यार देखती हूँ तो दिल ही दिल में मुझे अपने आप से नफरत होना शुरू हो जाती है। मैं जब इस तरह की खबरें सुनती थी कि किसी औरत या मर्द ने बिल्डिंग से छलांग लगा ली या पानी में डूबकर खुदकुशी कर ली, मुझे हैरत होती थी कि ये कैसे लोग हैं, अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं। ऐसा कैसे मुमकिन है कि बंदा अपनी जान ले ले। लेकिन आज खुद ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी हूं कि ज़िंदगी मुझे ज़्यादा अज़ियतनाक मालूम होती और मौत उस अज़ियत से छुटकारा जब कुछ समझ ना आया तो आधी रात के वक़्त घर से चल पड़ी। फजर के अज़ान के वक़्त जब मेरी माँ नींद से बेदार हुई तो देखा कि मैं कमरे में मौजूद नहीं थी। इसने जाकर मेरे बाप को बताया। शुरू में बाप भी परेशान हुआ, लेकिन मुतमिन था कि कहीं घर के अंदर ही होगी। सारा घर छान मारा, लेकिन मैं ना मिली तो वो परेशान हो गए। अब मैं घर से भागती हुई नहर के किनारे पहुंची और फिर इसमें छलांग लगा दी। लेकिन जब 3 दिन तक के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को अस्पताल में पाया और मेरे वालिदैन मेरे होश में आने के इंतज़ार में इर्द गिर्द खड़े थे। मौत भी मुझसे रूठ चुकी थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जैसे ही मैंने नहर में छलांग लगाई तो किसी मुसाफिर ने मुझे नहर में छलांग लगाते हुए देख लिया था। साथ ही रेस्क्यू वालों का ऑफिस था, इसने इस ऑफिस में इतला दी। उन्होंने बेहोशी की हालत में मुझे नहर से निकाला। अस्पताल के अंदर मैं अपने बाप के चेहरे पर मायूसी देख रही थी। बहुत तकलीफ़ में था। मैं अपनी तकलीफ़ भूल गई, वालिद के लिए परेशान हो गई। एक प्यार और मोहब्बत करने वाला शौहर मैं खो चुकी थी, लेकिन अब मैं इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करने वाले शख्स की होने जा रही थी। कितनी बेवकूफ़ थी, गलती पे गलतियाँ किए जा रही थी। मेरी इस तालीम का क्या फ़ायदा जो मुझे सही गलत का शऊर ना था। मैंने अपने बाप के हाथों का बूसा लिया और कहा कि अब्बा मुझे माफ़ कर दें। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आइंदा जैसे भी हालात होंगे मैं अपनी जान लेने की कोशिश नहीं करूँगी। मैंने क्यों किया, अपने साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरे साथ ऐसा अमूमन ऐसी पोस्टें देखने को मिलती हैं कि मर्द ऐसा है। कोई शक नहीं है कि मर्द भी ऐसे ही हैं, मगर औरतें भी बहुत ऐसी होती हैं जो गुरूर और तकब्बुर में अपना सब बर्बाद कर देती हैं। और मेरी बहनें, कभी भी किसी औरत की बात में आकर अपना घर बर्बाद मत करना। औरत ही औरत की दुश्मन है, ये कभी मत बोलना। मुझे इतनी ठोकरें खाने के बाद ये बात समझ आई। बेशक आपके पास जॉब हो, बड़ी नौकरी हो या काम हो, इनकम ज़्यादा हो, मर्द के बगैर औरत मुकम्मल बिल्कुल नहीं। और एक मर्द औरत के बगैर और एक मर्द औरत के बगैर नामुकम्मल है। यही फैमिली होती है, मियाँ बीवी बच्चे। इसके अलावा कोई चीज़ आपको खुश नहीं रख सकती। ये मुआशरा है ऐसा जहाँ एक तलाक याफ्ता औरत कितनी ही पाक साफ क्यों ना हो, इसको हर कोई गलत नज़र से देखता है। अपने हों या गैर, हर कोई गलत समझता है। अल्लाह हर किसी के बहन बेटी के नसीब अच्छे करे। गुरूर और तकब्बुर से अल्लाह हर किसी को बचाए। मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह तो कोई बेहतरी वाला मामला करे, वरना जिस कदर मैं नफ्सियाती मरीज़ा बनती जा रही हूँ, मेरे पास ये नौकरी भी नहीं रहेगी। मेरी इस तहरीर का मकसद सिर्फ इतना है, जो गलतियाँ गुरूर और तकब्बुर मुझसे हुई आप ना करें।
अल्लाह को आजिज़ी पसंद है, किसी भी मखलूक का गुरूर पसंद नहीं। इंसान आखिर ये बात क्यों भूल जाता है? इस मिट्टी पर अकड़ अकड़ कर चलता है, इसी मिट्टी के अंदर जाना है। और अकड़ किस बात की है? जब एक चूंटी के कांटे से इसकी चीखें निकल जाती हैं, अगर इसका पेशाब बंद हो जाए तो जारी करने के लिए अपनी तमाम जायदाद मालो दौलत बेच डालेगा। और अगर वो सहरा में कहीं गुम हो जाए और प्यास की शिद्दत महसूस हो, तब एक गिलास पानी के बदले वो अपना तमाम जायदाद बेच डालेगा। इंसान बहुत कमज़ोर है और इसे अपनी लिमिट में रहना चाहिए।